नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली जो हुआ है, मेरा नहीं ख्याल आज से पहले किसी ने इसके बारे में अंदाजा लगाया होगा। मैंने तो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था। दरअसल न्यूज़ ये है कि तुर्की, जिसका अब नाम तुर्की हो गया है क्योंकि इसने अपना नाम चेंज कर लिया। इंडिया ने अभी तक अपना नाम चेंज करके भारत नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी भारत इंडिया का नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए इंडिया का है या भारत का है, ठीक है। लेकिन तुर्की का आप लोग को पता होना चाहिए कि हाल में नाम चेंज हुआ है और इसने अपना नाम रख लिया है तुर्की है। तो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है वो आए थे इंडिया में G20 की समिट को अटेंड करने के लिए, आप लोग को पता होगा। और इसके बाद फिर ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनसे मिलते हैं इसी के साइडलाइन पे। और इसके बाद जब ये मीडिया को ब्रीफ कर रहे होते तब इनसे सवाल पूछा जाता है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जो बात है उसको लेके, कि क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट जो है वो देनी चाहिए। तो इस पे जो इनका जवाब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। ये कहते हैं कि अगर इंडिया को ये जो सीट मिलती है तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी। उसके बाद ये कहते हैं, मैं पूरा इनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इनका कहना होता है कि वर्ल्ड जो है वो सिर्फ 5 कंट्री तक सीमित नहीं है। 5 कंट्रीज, ऑफकोर्स आप लोग समझ गए होंगे कि जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं ये। के बाद ये कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कि इंडिया को ये सीट मिलेगी तो हमारे लिए प्राउड की बात होगी। और इसके बाद फिर ये एक रिफॉर्म जो है वो भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि हर कंट्रीज को रोटेटिंग बेसिस पे सीट मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी आप लोग को पता होगा कि वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और जिसके बाद जिस कंट्री को इसके लिए वोट मिलता है 2 साल के टर्म के लिए मेंबर बन जाता है। और 5 कंट्रीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें परमानेंट होती है। बाकी 10 मेंबर के लिए इस तरीके से इलेक्शन होता है जनरल असेंबली। तो इसको ये कहते हैं कि इस 15 के सिस्टम को बढ़ा के 20 कर देना चाहिए, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर और बाकी 15, अगर आप लोग देखो तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो होना चाहिए। और इलेक्शन का सिस्टम हटा के रोटेटिंग बेसिस पे रीजन वाइज जो कंट्रीज है उनको यहाँ पर मेंबरशिप देनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये जो स्टेटमेंट है, इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, उससे हम लोग को प्राउड होगा, इस तरीके की जो बात है टर्की के प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर आप लोग थोड़ी भी समझ रखते होगे ना जियो पॉलिटिक्स की या वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो करते होगे, तो आप लोग इसको समझ जाओगे। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक अगर आप लोग देखो तो टर्की से इस तरीके की न्यूज़ आती थी कि इंडिया में जो मुस्लिम यूथ है उनको ये रेडिकलाइज करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहा है इस काम में। उसके बाद कश्मीर का जो मुद्दा है उसको ये उठाता है, कश्मीर में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इवन कि ये तक न्यूज़ आई थी कि आईसिस जो है उसके टेररिस्ट को ये भेज रहा है पीओके में इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और बीच में तो जो सीपेक है ना, जिसके अगेंस्ट में इंडिया, आप लोग को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि ये हमारी टेरिटरी से पास होता है, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये इलीगल है। उसमें भी बात आई थी कि पाकिस्तान जो है वो टर्की को भी अब इस प्रोजेक्ट में इन्वाइट कर देगा, जिसके बाद टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इनका एक नेक्सस बन जाएगा इंडिया के खिलाफ। तो इतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो जो हॉस्टिलिटी थी वो थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक बहुत ही ज़्यादा एनिमी, अगर मैं नहीं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन भी नहीं थे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इकोनॉमिक रिलेशन ठीक ठाक थे, इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं टर्की में, जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छा खासा होता है। लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन अगर आप लोग देखो ना, तो वो थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि एक तरीके से हॉस्टिलिटी थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ने, आप लोग कह सकते हो, इस पे जो रिस्पांस है वो भी करना शुरू किया। इंडिया ने काफ़ी अच्छे से काउंटर करना शुरू किया था टर्की को। जैसे जैसे टर्की कश्मीर का मुद्दा उठाता था, वैसे वैसे इंडिया जो है वो साइप्रस का मुद्दा उठाने लगा। उसके बाद ग्रीस का और टर्की का एजियन सी को लेकर डिस्प्यूट है, तो उसमें भी आप लोग कह सकते हो जो ग्रीस है उसके साथ इंडिया रिलेशन अपने अच्छे करने लगा। अभी हाल में न्यूज़ भी आई थी कि ग्रीस, साइप्रस और इसराइल का जो ट्राइलेटरल ब्लॉक है, जो पावर ब्लॉक है जिसमें एनर्जी वगैरह को लेके ये लोग काम करते हैं, उसको भी इंडिया ज्वाइन करेगा। और इसको एक नया क्वाड कहा जा रहा था इस रीजन के लिए, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के लिए, आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को पता होगा आर्मेनिया और अजरबैजान का इशू, तो टर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है, उसको वेपन सप्लाई करता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। और इंडिया ने फिर यही देखते हुए आर्मेनिया को सपोर्ट करना शुरू किया। और हाल में तो ये न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया ने जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिए हैं आर्मेनिया को। तो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के, इतना ज़्यादा बोल्ड मूव, देखो एक तरीके से बोल के सपोर्ट करना अलग होता है, लेकिन वेपन सप्लाई करने लगा ना, और पूरे तरीके से पीछे खड़ा रहना किसी कंट्री के, ये शो करता है काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री ये कर रही है वो कॉन्फिडेंट है अपने आप में। वो एक तरीके से पूरा, आप लोग कह सकते हो, ये चीज़ है फॉर्मली करना चाहती है। और ये मैसेज जो है ये टर्की के पास गया कि हम लोग कश्मीर का मुद्दा छेड़ के, आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो कंट्री है इंडिया, उसको एग्रेसिव कर दे रहे हैं। वो इस समय डिफेंस के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे वो केवल रिटेलिएट करेगा, वो अपना स्टेटमेंट देगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। एक आप लोग कह सकते हो बढ़ चढ़ के इंडिया ने जो जियोपॉलिटिकल
सिचुएशन है उसको समझा और उसके अकॉर्डिंग अपने जो आप लोग कह सकते हो मूव है टर्की को चेकमेट करने के लिए वो चला। और इसी की वजह से कुछ लोग अगर आप लोग देखो ना तो ये कह रहे हैं कि टर्की जो है वो इसके चलते डर गया है और इसी वजह से टर्की ने इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ये देना शुरू किया। और हाल में अगर आप लोग देखोगे ना पिछले 1-2 साल से जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर को लेके जो स्टेटमेंट टर्की की तरफ से आते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिली है। पहले जितने हार्श स्टेटमेंट टर्की रिलीज करता था इंडिया के अगेंस्ट में, अब उतने हार्श स्टेटमेंट इसकी तरफ से नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत जो सॉफ्टनेस है इसमें वो टर्की ने इंक्लूड किया है। तो ये सब कहा जा रहा है कि इंडिया की जो हाल की मूव्स है ना उसको देखते हुए टर्की की तरफ से ये सब किया जा रहा है। बस अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो टर्की को भले ही हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बहुत ज़्यादा उसको मुस्लिम का इशू, कश्मीर का इशू या फिर इस तरीके के जो इशू है इसमें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत लगती होगी, लेकिन इस समय जो टर्की की सिचुएशन है ना वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं है। टर्की की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है इस समय, आप लोग ऐसा कह सकते हो। जो उसकी करेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, लगातार गिरते ही जा रही है। ऐसे में वो आप लोग कह सकते हो कि खुद ही इनर प्रॉब्लम से ग्रस्त है और ऐसे में वो देख भी रहा है कि चाइना ने जब इंडिया के साथ उलझना चाहा, चाइना ने इंडिया के लिए प्रॉब्लम करनी शुरू की या फिर पाकिस्तान ने इंडिया के लिए प्रॉब्लम शुरू करी, तो इसका नतीजा क्या हुआ, ये दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो ग्लोबल स्टेज पे आइसोलेट हो चुकी है। ये चीज़ भी टर्की नहीं चाहता था कि उसके साथ हो। प्लस आप लोग को पता होगा अभी टर्की में जो अर्थक्वेक है वो आया था तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी प्रोवाइड की, तो उसके की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो सॉफ्टनेस है उसके अंदर देखने को मिली होगी इंडिया को लेके। इंडिया के लिए थोड़ा अच्छा सोचना शुरू किया होगा टर्की ने, जो भी रीज़न हो। लेकिन अभी हाल में अगर आप लोग देखो ना तो टर्की के स्टेट में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिली है और ये चीज़ टर्की की तरफ से ये कहा जाना कि हम लोग प्राउड फील करेंगे अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मैं कहूँगा। सिर्फ इसीलिए नहीं, जो सिचुएशन मैंने आप लोग को बताया कि ये सिचुएशन है जियो पॉलिटिक्स की, टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इसलिए इंडिया बाकी उसके एनिमी कंट्रीज़ का सपोर्ट करती है, सिर्फ इसीलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। जो मेन रीज़न है वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि एक ग्रुप है जिसका नाम है G4। एक ग्रुप में अगर आप लोग को बताऊं तो ना ही कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, ना ही कोई इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए ग्रुप है, ना ही कोई मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप में जो मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ब्राज़ील है, इंडिया है, जर्मनी है और जापान है। ये चारों कंट्रीज कहती है कि हम एक दूसरे का जो परमानेंट सीट का कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सपोर्ट करते हैं। अब इस ग्रुप के अपोजिट में अगर आप लोग देखो ना, इसको अपोज करने के लिए इन 4 कंट्रीज के जो परमानेंट सीट है उसके आप लोग कह सकते हो क्लेम को अपोज करने के लिए एक नया ग्रुप बना है जिसका नाम है UFC यानी कि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इसको अक्सर कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इसमें वही कंट्रीज है जो कि इन कंट्रीज की राइवल है आप लोग कह सकते हो, या फिर बाकी कंट्रीज के साथ भी इसमें जुड़ के इन कंट्रीज ने ये ग्रुप बनाया है। ये मेंबर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। इटली जो है वो नहीं चाहता कि जर्मनी को मिले, फिर साउथ कोरिया जो है वो नहीं चाहता कि जापान को ये सीट मिले, पाकिस्तान ऑफकोर्स नहीं चाहता कि इंडिया को ये सीट मिले, और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ऐसे ही बाकी कंट्रीज जो है, अर्जेंटीना जैसे यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, ये ब्राज़ील के कैंडिडेट को अपोज करता है। तो ये सारी कंट्रीज आपस में मिल गई है, ये कहती है कि हम किसी भी और कंट्री को परमानेंट सीट जो है वो हासिल करने नहीं देंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसको ये लोग कहती हैं कि हम लोग एक्सपेंड करना नहीं देंगे। हाँ, बाकी जो रिफॉर्म है अलग अलग तरीके के वो ये सजेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसको बढ़ा दो, और थोड़ा बहुत जो इलेक्शन है उसमें ईजनेस दिखाओ कि एक ही कंट्री दोबारा भी इलेक्ट हो सकती है कंटिन्यूस टर्म के लिए। इस तरीके की ये रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट करती है, लेकिन परमानेंट सीट के ये खिलाफ है। इसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आप लोग को टर्की भी देखने को मिलेगा। टर्की भी इस चीज़ को अपोज करता है कि कोई भी परमानेंट सीट जो है वो नहीं होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन टर्की के इस ग्रुप में होने के बावजूद भी आप लोग कह सकते हो इस तरीके के स्टेटमेंट आना, ये बहुत ज़्यादा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शॉकिंग चीज़ है। बहुत से लोग आप लोग को यहाँ पर ये कहते हुए मिलेंगे कि इनने बस ऐसे ही कह दिया, बहुत ज़्यादा इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये केवल ऐसे ही दे दिया, कोई इसका बहुत ज़्यादा उस तरीके का मतलब नहीं था टर्की के प्रेसिडेंट का। लेकिन यहाँ मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, मैं इस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये परमानेंट सीट के जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके एक्सपेंड करने के सख्त खिलाफ था टर्की। इस ग्रुप में ये है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, लेकिन उसके बाद ये स्टेटमेंट आना टर्की की तरफ से ये वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर इस चीज़ को आप लोग छोड़ भी दो ना, टर्की मान लो सिर्फ इस चीज़ से मुकर भी जाता है, तो इंडिया के पास ऑलरेडी आप लोग कह सकते हो कि
ये G4 कंट्रीज हो गई, यानी कि 3 कंट्रीज इसकी और हो गए। उसके अलावा रशिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया। इस तरीके की बहुत सी कंट्रीज जो है वो इंडिया को ऑलरेडी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया का जो क्लेम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट पे उसको अभी ये कहा जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में मेंबर बनने के बाद हो सकता है बहुत सी अफ्रीकन कंट्री जो है वो भी इंडिया को सपोर्ट करे इसके लिए, क्योंकि इंडिया ने ही ये इंश्योर किया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी एक सीट यहाँ पर मिले। अफ्रीका भी इस एहसान का जो बदला है वो चुकाएगा। इसीलिए अब इंडिया को चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के खाली इस पे बात करे कि हम लोग को ये जो एक्सपेंशन है परमानेंट सीट का इसको करना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ इतने पे ये सारी कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये मान जाती हैं, इसके एक्सपेंशन को तैयार हो जाती है, तो उसी से इंडिया का काम बन जाएगा। कि हाल में ही एक सर्वे हुआ था, मैं आप लोग को बताऊं तो अटलांटिक काउंसिल एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये जो सर्वे ये किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कल को एक्सपेंशन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया को ही एक नया परमानेंट मेंबर बनाया जाए। 26% चांसेस है इंडिया को बनाया जाए। उसके अलावा बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जापान का 11% है, ब्राज़ील का 9% है, जर्मनी का 7% है। अफ्रीका से अभी तक कोई कंट्री नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अफ्रीका की जो कंट्रीज है नाइजर और साउथ अफ्रीका, इनके कम चांसेस है। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ कंट्रीज ये मानी जाती हैं कि हम लोग को एक्सपेंशन करना चाहिए, उसी से इंडिया का काम बन सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ठीक है, इंडिया को इसके लिए लगातार ट्राई करते रहना चाहिए कि उसको भी यहाँ पर परमानेंट सीट मिले। लेकिन यहाँ पर जो मैं रियलिटी है वो अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो यूनाइटेड नेशन अगर आप लोग देखो अपना जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। और अगर ये रिफॉर्म नहीं करता, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और परमानेंट मेंबर नहीं इंक्लूड करता है, तो और ये जो अपनी इंपॉर्टेंस है ये खोते जाएगा। तो ठीक है, इंडिया को इसमें भी अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंडिया को छोड़ देना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना शुरू करना चाहिए। अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो टाइम है ये टाइम है रीजनल ग्रुप का। G20 हो गया, आप लोग कह सकते हो G20 तो खैर रीजनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मल्टीलेटरल जो ग्रुप है उसका ये टाइम हो गया। आप लोग कह सकते हो जैसे कि ब्रिक्स नेशन हो गया, SCO हो गया, अफ्रीकन यूनियन का अपना हो गया, इंडिया का आप लोग कह सकते हो कि बिम्स्टेक हो गया। शार्क से तो उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी है। ये मैं कहूँगा साउथ एशिया की जो कंट्री है उनकी बहुत ख़राब किस्मत है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर आता है। इसी की वजह से ये जो पूरा रीजन है उसको आप लोग कह सकते हो कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते ना इंडिया के, ये पूरा रीजन इतना ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड होता, इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होता कि ये रीजन भी वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता। लेकिन हम लोग के कुछ क्या कहा जा सकता है, किस्मत ही खराब है ऐसा कहा जा सकता है। अफगानिस्तान भी एक टाइम को ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसा नेबर होना एक बहुत ही ज़्यादा खराब किस्मत लेके पैदा होने वाली बात है। सार्क ग्रुप से तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बिम्स्टेक जो है उसको उसमें इंडिया अच्छे से आप लोग कह सकते हो अपना जो रोल है वो प्ले कर सकता है, इस ग्रुप को और कंसोलिडेट कर सकता है। रीजनल ग्रुप में भी कहने का मतलब है इंडिया को जो अपना फोकस है वो देना चाहिए। तो ये मेरे व्यूज़ थे। बाकी इसमें आपके क्या सोचना है मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।